here. अच्छा, I have one more request कि whenever we start our classroom, so remind me to record this session. वरना मैं session को record करना भूल जाता हूँ, फिर आपको बाद में ना इसकी वीडियो मिलेगी. Alright? So let's start again. Okay. तो क्लास के अंदर हम डिस्कस करें 4 एलिमेंट्स कि आपका जो एग्जामिनर है वो आपके ऐसे के 4 एलिमेंट्स हैं और आपने इनको लाजमी फोकस करना है. और अपना ऐसे जब भी आप ऐसे लिखो तो आप अपने ऐसे को इन्हीं 4 एलिमेंट्स पे रख के देखो कि यार क्या आप मेरा ऐसे इन 4 एलिमेंट्स पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा. सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है लेक्सिकल रिसोर्सेज, जिसको हमने बोला वोकैबुलरीज जो होती हैं, जो आपकी चॉइसेस ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जितना अच्छा आपने वोकैबुलरी का इस्तेमाल किया हुआ होगा उतना अच्छा आपके नंबर मिलेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट्स जो है वो कन्वर्सेशन वाली वोकैबुलरीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वेरी, यू नो, दिस, दैट, इज, सो, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो हम कन्वर्सेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जो हम बातों में इस्तेमाल करते हैं, वो हमें राइटिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. उससे क्या होता है, हमारी राइटिंग तो बहुत इनफॉर्मल हो जाती है. ऐसे जो होता है वो फॉर्मल होता है या इनफॉर्मल होता है, कोई बता सकता है? फॉर्मल होता है. ऑब्वियसली फॉर्मल होता है. तो उसके अंदर ना आपने कोई फ्रेज लिखना है, तो उसके अंदर आपने ना कोई वोकैबुलरी लिखनी है, ना कोई ईडियम आना चाहिए, ना ही कोई फ्रेज आना चाहिए. सही. अब तो सर आपने फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स को ना अवॉइड करना चाहिए. स्लैंग वोकैबुलरीज को जो है, स्लैंग वर्ड्स को आपने अवॉइड करना है. अगर आप इनको अवॉइड करोगे तो आपका ऐसे थोड़ा बहुत फॉर्मल शक्ल के अंदर आ जाएगा. इसी तरह जो हम अक्सर दिस, दैट, दो, इज, ये सब का इस्तेमाल करते हैं, इसका जितना कम करोगे उतना अच्छा लेक्सिकल रिसोर्सेज आपके अच्छे होते रहेंगे. साथ साथ आपने ज्यादा से ज्यादा सिनोनिम का इस्तेमाल करना है. तो आप सबसे पहली टेक्निक है कि लर्न सिनोनिम्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. ये जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना जो है आपका ऐसे की जो लेवल ऑफ राइटिंग है बढ़ता रहेगा. अच्छा देखो, एक यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपको अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है ना, तो आप वर्ड्स का रट्टा मत मारो. एक जो आइल्स के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो एक बेसिक मिस्टेक पता है क्या करते हैं, वो बेसिक मिस्टेक्स ये करते हैं कि दे ट्राई टू मेमोराइज वोकैबुलरीज. But the problem is, if you're trying to memorize vocabularies, you will never be able to use it at the right time. Take it from your experience, like since your school life till your college, till your university, we learn a lot of vocabularies, but we can never use them in our words. We can never use them at the right time, because there is not a right way of learning vocabulary. If you really want to improve your vocabulary, you have, while you're writing this is a technique that I'm telling you right now. It will help you a lot. At the time you're writing, at the time of your practicing, during your practicing of writing, open a Google in front of you. So whatever, if you're writing about school, now you have to repeat the word school. So don't write the word school again. Go to Google and search school synonyms. Then you will have some list of schools. Maybe you will learn new vocabularies there. So if you learn a new word, then discover that word, understand how to use it, and then use it on your notebook. You will remember that word for the rest of your life, because you are learning and you are using at the same time. If you apply this method, learning and practical application at the same time, you will always remember that vocabulary. So on the other hand, in your free time, if you're just memorizing some random words out of nowhere, and then you are expecting your brain to to help you recall these words while you're practicing your essay, it will never happen. So that is my best advice to you is, while you're writing your essay, while you're practicing, go to the internet and look for synonyms at the same time. That will help you to improve your vocabulary. So once you recheck, you will always remember those vocabularies. Number one, that's how you can get 25% of your marks from in your essay, to enhance your lexical words, to enhance your vocabulary. Second thing, यहाँ तक किसी को confusion, lexical resources clear हुआ? नहीं सर. अच्छा, एक इसमें एक चीज और, इसमें एक चीज में आपको यहाँ पे ना आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी दिखाता हूँ. This essay, I would share my experience to teaching. I have let's say 5 years of teaching experience. अभी सेंटेंस को देखो, तो सेंटेंस के अंदर देखो वर्ड रिपीट हो रहे हैं. क्या वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं? एक्सपीरियंस और टीचिंग का वर्ड रिपीट हो रहा है. अगर आपका ऐसे इसी तरह होगा ना, आपने वर्ड्स को बार बार ऐसे रिपीट किया होगा, तो आपके नंबर जो है ना कट जाएंगे. आपको कभी भी जो है वो 6.5 से अबव का जो कभी भी राइटिंग के अंदर बेंड्स नहीं आएगा. तो आपने क्या करना है, इस तरह के इन वर्ड्स को अवॉइड करना.
अब इन वर्ड्स को कैसे अवॉइड करते हो? तो कोई बताएगा कि मैं इसी वर्ड को, इसी अपने इस आइडिया को किसी और तरीके से लिखूं कि वर्ड्स रिपीट नहीं हो? कोई बता सकता है कैसे लिखा जाए? कोई एडवाइस, एनी सजेशन? Try, think. Uh, I have been in this field for 5 years. Next sentence you कर सकते हैं. All right. Okay. Okay. Anyone else? Umar, what do you think? Yeah, I'm thinking. All right. You're thinking. Right. Okay. Fine. Who else? Sabine, what do you think? In this essay, I would share my teaching skills. Mm-hmm. I have 5 years of experience in it. All right. So That's all. that's also the, you can say in this essay I would share my experience of teaching, and I have dealt with the students, or I have taught for 15 years. I have taught for 5 years. Let me write this sentence again. In this essay, I would share my experience. Wait, I don't know why it's saying experience. Teaching. I have dealt with adults and ages for 5 years. What do you think about this now? Same idea, but words repeat नहीं हो रहे. So you can write in the same way. In this way, इसमें क्या होगा कि देखो words को भी repeat नहीं हो रहे और थोड़ी clarity भी आ गई. So that's how you can enhance your lexical resources. को देखो words repeat ना. So words का मतलब, अच्छा words का मतलब ये नहीं है. Words का मतलब ये subject नहीं है. Words का मतलब vocabularies का मतलब यहाँ पे experience हो जाएगा, teaching हो जाएगा, adult हो गया, teenagers हो गया. ये वर्ड्स कहलाते हैं. तो आपने कोशिश करनी है कि भाई लेक्सिकल रिसोर्सेज को आप इसी तरह इंप्रूव कर सकते हो कि कोई भी वर्ड, कोई भी एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, एक्शन वर्ब्स ये रिपीट ना हो. तो उसका आसान तरीका क्या है कि आप उसके सिनोनिम्स को ढूंढो. सिनोनिम्स अगर आपको नहीं पता, व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग, आप गूगल पे सर्च कर लो. उससे क्या होगा, आपकी जो है वो वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी. यस, यहाँ पे आप since 2016 भी कह सकते थे ना? यस, हम 2016 भी कह सकते हैं. Okay. ऑलराइट, तो यहाँ तक समझ में आया? लेक्सिकल रिसोर्सेज क्लियर हुआ? Yes. In short, I would say one thing: try not to repeat vocabularies, try not to repeat action verbs, adjectives, and try not to use words that we are using in our conversation. जैसे कि एक word है very, very beautiful, या very expensive. Very expensive के बदले हम लिख दो कि भाई something instead of very expensive हम और क्या लिख सकते हैं? Costly. Nowadays education is very expensive. तो इस very expensive के बदले आप और क्या लिख सकते हो? Unaffordable. Costly. Unaffordable for a middle class person. Instead of writing, or you can say costly, but costly, very expensive and unaffordable. Writing के अंदर कौन सा जो है ना quality word लगेगा? What do you think? Yeah. Yes, sir. अगर मैं बोलूँ कि nowadays education is very expensive, nowadays education is very costly, और nowadays education is unaffordable for a middle class person. इनमें से कौन सा ज्यादा आपको राइटिंग में जो था क्वालिटी वाला लग रहा है कि ये सेंटेंस थोड़ा सा हैवी है? कौन सा सेंटेंस? Third one. That one, right? Unaffordable. So that's what I'm trying to tell you कि very expensive या इस तरह के जो हम ऐसे words जो हम conversation के अंदर use करते हैं, खासतौर पे very वाले word, very, so you know, इन words को हमने total avoid करना है और अपने sentence की quality को थोड़ा सा improve करने की कोशिश करनी है. ये lexical resources आपके कहलाते हैं. अब सेकंड पे आ जाओ. सेकंड पे टास्क रिस्पांस. टास्क रिस्पांस के भी आपके पास 25% उसका आपका ऐसे का जो वेट है वो वेटेज एवरेज 25% आपका टास्क रिस्पांस पे कवर करता है. टास्क रिस्पांस कह लो या टास्क अचीवमेंट कह लो, उसका मतलब क्या है? टास्क होता क्या है? ऐसे के अंदर टास्क क्या होता है? कोई बताएगा कि ऐसे के अंदर टास्क क्या होता है? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ. ये जो ऐसे आपको नजर आएगा अपनी स्क्रीन पे, टास्क 2, इसके अंदर मेन टास्क है क्या?
advantage or disadvantage? Yes. Do you think the advantage of this development outweigh the disadvantage? ये असल आपका टास्क है. अगर आपने अपने टास्क पे रहना, आपने कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं लिखना है जो इस टास्क को रिप्रेजेंट नहीं करता या इरेलेवेंट है. अगर कोई भी इरेलेवेंट सेंटेंस लिखोगे, कोई भी इरेलेवेंट आइडिया होगा, कोई भी ऐसी बात जो इरेलेवेंट है, टॉपिक से बिलोंग नहीं करती, आपके नंबर कटेंगे. ये कहलाता है टास्क रिस्पॉन्स, नंबर 1. और नंबर 2 के देखो इसके अंदर एग्जामिनर ये भी देख रहे हैं कि आपने एग्जैक्ट जो आपसे पूछा गया था आपने उसका आंसर दिया या बस ऐसे ही आपने वर्ड्स भरे, कॉपी भरे और अपने अलाफिस पे दिया. इट डज नॉट मैटर आपने कितनी हाई फाई वोकैबुलरी लिखी हुई है, आपकी ग्रामर रेंज बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपने टास्क रिस्पॉन्स को पूरा नहीं किया, समझ लो आपका 25% ऐसे तो गया. तो इसलिए कोशिश करनी है कि आपने टास्क रिस्पॉन्स को पूरा करो. मतलब जो आपसे सवाल किया गया है आपने उन सवालों का जवाब देना है. एग्जैक्टली आपका हर आइडिया टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. इसे कहते हैं टास्क रिस्पॉन्स. यहाँ तक कंफ्यूजन? अगर आप यहाँ तक कर लो तो समझ लो आपका 50% ऐसे तो कंप्लीट हो गया. 50% आपका ऐसे का वेटेज एवरेज आ गया. आगे चलते हैं. अब इसी तरह 25% ऑफ योर एसेई डिपेंड्स ऑन योर कोहेरेंस एंड कोहेजन. % of your essay depends on cohesion and coherence and cohesion. Coherence and cohesion जैसे मैंने आपको अभी ऊपर पहले बताया कि क्या होता है. It means organizing your ideas and sentences logically. Organizing organizing your ideas in a logical or in a proper way. ये सबसे पहले कोहेजन कहलाता है. मतलब कि आपके जो सेंटेंसेस हैं वो प्रॉपर लॉजिकली ऑर्गेनाइज हैं या नहीं. जिसमें मैंने आपको फेसबुक की मिसाल दी कि अगर मैं फेसबुक के बारे में लिख रहा हूँ, एडवांटेजेस ऑफ फेसबुक, और उसमें मैंने बोला कभी फेसबुक फॉर बिजनेस, फेसबुक फॉर सोशल लाइक सोशलाइजेशन, फेसबुक फॉर लर्निंग, फेसबुक फॉर न्यूज. तो उसके अंदर सबसे पहले मैं फेसबुक फॉर बिजनेस का इस्तेमाल करूँ. मतलब ऐसा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो पहले आना चाहिए. जब भी मैं अपनी स्पीच स्टार्ट करूंगा तो मैं पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वालिटी पॉइंट को पहले स्टार्ट करूंगा. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. इस तरह जो जितना हल्का सेंटेंस होगा, जो पॉइंट जितना कम होगा, जितना कम इंपॉर्टेंट होगा, जिसका वेट जितना हल्का होगा, उसको मैं इतना नीचे लिखूँ. तो अगर ऐसे आपने स्टार्ट किया कि जो बहुत ही लोएस्ट पॉइंट था, जो आपका बिल्कुल लोएस्ट आइडिया था, वो आपने सबसे पहले लिखा, और जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडिया था, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, वो आपने कहीं मिडिल में लिखा हुआ है. तो आपके जो ना फिर इसके भी यहाँ पे नंबर कटते हैं. एग्जामिनर इस चीज को भी नोटिस करता है कि जब आपने ऐसे लिखा है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज जब ऐसे का बता रहे हो, तो जो आपका सबसे बेस्ट आर्ग्यूमेंट है अब उससे स्टार्ट करो. ये इसको कहते हैं लॉजिकली आपने अपने एसेस को ऑर्गेनाइज किया हुआ. और कोहेजन इसे कहते हैं कि अपने ऐसे को, अपने पैराग्राफ्स को लॉजिकली ऑर्गेनाइज किया हुआ. तो ये तभी होगा जब आपने ऐसे का प्लान किया होगा. अगर आप प्लानिंग के साथ ऐसे लिखोगे तो या ये पॉसिबल है. अगर आप प्लानिंग के साथ ऐसे नहीं लिख रहे तो ये इम्पॉसिबल. बिल्फोर जाकर ऐसे ही अपने नोटबुक उठाया और अपने ऐसे को लिखना शुरू कर दिया. सो हाउ कैन यू, हो सकता है कि पहला आइडिया जो आपको आया वो इतना ज्यादा क्वालिटेटिव आइडिया नहीं था जो बाद में आने वाला था. बिल्फोर पहले का आइडिया वो आपने लिखा, जो बाद में आइडिया आपको लग रहा है कि ये वाला आइडिया पहले आना चाहिए था, लेकिन अब तो आप लिख चुके हो और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है आप उसको एडिट कर सको. सो दैट इज व्हाई प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप प्लानिंग नहीं करते तो आप उसको अचीव नहीं कर सकते. तो आपने लाजमी अपनी ऐसे के अंदर 5 मिनट की प्लानिंग करनी है. आपने लाजमी 5 मिनट स्पेंड करने प्लानिंग पे. जितना अच्छा आप ऐसे प्लान करोगे ना, उतना अच्छा आपका ऐसे होगा. मतलब कि पहले आपने ऐसे को प्लान किया. अब बात ये कि प्लानिंग करेंगे कैसे. आपने ऐसे को प्लान किया और प्लान करने के बाद अपने प्लान को फॉलो करना है. अब क्वेश्चन ये होता है कि अपने ऐसे को प्लान करना कैसे. हाउ कैन वी प्लान अवर ऐसे. जैसे कि हमारे पास ये ऐसे है हमारा, अल्लाह भला करे, दिस इज द ऐसे वी हैव. सही है. तो हम इस ऐसे को प्लान कैसे करेंगे. अच्छा, मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट जरा आप इस ऐसे को पढ़ो और अब मुझे बताओ कि इस ऐसे के अंदर हम क्या क्या आइडियाज हम जो है वो इस ऐसे के अंदर लिख सकते हैं. सबसे पहले इस ऐसे पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. सो आई वांट यू टू रीड दिस ऐसे फर्स्ट एंड देन शेयर योर आइडियाज विद मी. अच्छा, बात क्लास में कोई ऐसा है जिसको ये ऐसे समझ में नहीं आया. Yes.
आप सबको ऐसे समझ में आया, ऐसे का टॉपिक समझ में आया कि ऐसे है क्या, ऐसे पूछ क्या रहा है आपसे, टॉपिक आपको ऐसे का समझ में आया? क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये समझ में नहीं आया कि ऐसे में पूछा क्या जा रहा है? Yes, that's what I was asking. अच्छा, one more thing is I would suggest कि जब, क्योंकि ये क्लास की रिकॉर्डिंग भी हो रही है और प्रॉब्लम ये होता है कि ना, आई एम हैविंग अ हैंड फ्री ऑन, सो मैंने हैंड फ्री लगाया हुआ है, तो जब आपकी बैकग्राउंड नॉइज बहुत तेज होता है ना, तो वो डायरेक्ट कान में लग रहा होता है। सो आई वुड सजेस्ट कि जब आप बात नहीं कर रहे हो तो उसको म्यूट कर दो, और जब आपने कुछ बोलना हो तो अनम्यूट कर दो। सही है? तो ओके, सबसे पहले ऐसे की बात करते हैं। उमर, आपको ऐसे समझ में आया? Hadi, even I have a problem regarding in this essay. ये ऐसे के अंदर जो है वो बात करना ये चाह रहा है कि मेडिकल केयर जो है रिगार्डिंग वो लाइफ से ज़्यादा हमारी जो लाइफ है जिसमें हम अपनी लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं वो ज़्यादा केयर होनी चाहिए। इसके टॉपिक क्या कहना ये चाह रहा है ना? Actually, let me read this essay for you and let me explain it to you. Yeah, you're right. Actually, one of the consequences of improved medical care is that people are living longer and life expectancy is increasing. Do you think the advantage of this development outweigh the disadvantage? First of all, हम बात करते हैं कि ये improved medical cares होते क्या हैं? What is improved medical cares? कोई बता सकता है? इम्प्रूव मेडिकल केयर मतलब जो हमारे पास नई दवाइयाँ आती रहती हैं, और जो अपने लेबोरेटरीज देखा होगा जहाँ पे अक्सर रिसर्च होता है बैक्टीरिया के बारे में, वैक्सीन अलग अलग तैयार होती हैं, एंटीबायोटिक्स तैयार होती हैं, ये सारी इम्प्रूव मेडिकल केयर कहलाती है, मतलब मोर एंटीबायोटिक्स। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हमने ये जो एंटीबायोटिक्स ज़्यादा तैयार होती हैं, दवाइयाँ इस पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो रही है, जितना जो हम मेडिकल में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम जितना मेडिकल टर्म्स के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसका फायदा ये हो रहा है कि अब लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं और उनकी जो जिंदगी की उनकी जो उम्र है वो बढ़ गई है। डू यू थिंक एडवांटेज ऑफ दिस ऐसे आउटवे डिसएडवांटेज? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस प्रॉब्लम का, ये जो हम मेडिकल केयर जितना हम इम्प्रूव कर रहे हैं, इसका एडवांटेज ज़्यादा है और डिसएडवांटेज कम है? अब अपने इस बारे में सोचना है। अब बिल फर्स्ट मैं इसके पहले आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों बताता हूँ। जिस तरह हमारे हम टेक्नो मेडिकल की दुनिया में आगे जा रहे हैं, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स आ रही हैं, लोग उतना ज़्यादा दवाइयाँ खा रहे हैं जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है, और जिसकी वजह से उनको बीमारियाँ ज़्यादा लग रही हैं, और लोग दवाइयों पे ज़्यादा डिपेंडेबल हो रहे हैं बनस्पत एक्सरसाइज के। पहले के दौर में जब मेडिकल हमारा इतना एडवांस नहीं था, तो लोग की एज हुआ करती थी 100 या 90-80। आज के दौर में लोगों की एज होती है 60-70। तो आई थिंक कि सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि हम लोग जितना ज़्यादा एंटीबायोटिक खाते हैं, उनकी बॉडी इतना ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है, बीमारियाँ उतनी ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। अब लोगों को कैंसर ज़्यादा होने लग गया है, और जैसे कैंसर का इलाज करने जाओ, कैंसर बढ़ना शुरू हो जाता है। सो आई फील इट इज़ वन ऑफ द, आई थिंक कि इसका एक डिसएडवांटेज यहाँ पे ये भी आ गया कि मेडिकल केयर जितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हम मेडिकल की दुनिया में जितना ज़्यादा आगे बेहतर होते जा रहे हैं, उतना ही जो है जो बैक्टीरिया है वो स्ट्रांग होता जा रहा है, और हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी उतनी वीक होती जा रही है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी कम होती जा रही है। अब डेथ होने की तादाद ज़्यादा हो गई है, अब लोग इतनी ज़्यादा लंबी उम्र नहीं पाते। उसकी एक बहुत बड़ी वजह मेडिकल केयर बेस में आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि पेनाडोल या इस तरह की दवाइयाँ हैं जो लोग खाने की तरह उसको खाते हैं, मतलब इररेलेवेंट, जब उसको दवाइयों की जरूरत नहीं है तब भी उन दवाइयों को खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो दवाइयों पे डिपेंडेबल हो जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम से वो सिर्फ दवाइयों पे डिपेंड करने लग जाता है, उनकी अपनी बॉडी जो स्ट्रांग होती है वो कमजोर हो जाती है। तो एक यहाँ पे आप इसको ये जो है यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो। तो ये एक्चुअली ऐसे जो है इस बारे में, अब आपको समझ में आया? अच्छा, एक चीज पूछनी है कि इसमें लिखा हुआ है, डू यू थिंक दैट द एडवांटेजेस ऑफ डेवलपमेंट आउटवेज द डिसएडवांटेज? मतलब वो पूछ रहे हैं कि इस ऐसे के अंदर आपको क्या लगता है कि जो मेडिकल में हम आगे बढ़ गए हैं, मेडिकल केयर इम्प्रूव हो गया है, तो इसका फायदे ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है? वो आपसे ये पूछ रहा है कि एडवांटेज ज्यादा है या डिसएडवांटेज ज्यादा। आपको क्या लगता है कि इसका एडवांटेज फायदा ज्यादा और नुकसान कम है? ये आपसे पूछ रहा है। एक्चुअली है कुछ नहीं, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज ही है, बस एग्जामिनर ने आपको थोड़ा ट्रिक करने के लिए करा हुआ है। डू यू थिंक एडवांटेज आउटवे द डिसएडवांटेज? है कुछ भी नहीं, वही बात पूछ रहा है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात ही पूछ रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा ट्रिक करने के लिए, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इसने उसको इस तरह से लिखा हुआ है। वो आपसे फायदा उसका नुकसान ही पूछ रहा है। एक और ऐसे पे आता है, लेकिन मुझे एक चीज, अभी हम सिर्फ ऐसे को डिस्कस कर रहे हैं, वी आर नॉट राइटिंग ऐसे। आपने टॉपिक के बारे में बताया कि मेडिकल ज्यादा है ना। अच्छा, मैं कहने का मकसद ये कि जिस तरह के टॉपिक्स आते हैं, एडवांटेज ज्यादा लिखना है, डिसएडवांटेज
इसके डिपेंड बताएं, क्या रीजन बताएं। कहने का मेरा मकसद है कि हमें जब हम ऐसे लिख रहे हो तो हम इसके ऊपर फायदे में लिखें कि फायदे लिखते वो जा हम रहे हैं, डिस्कस या करेंगे हमें जब हम दोनों कंपेयर करेंगे। वो हम डिस्कस करेंगे जब हम बॉडी पैराग्राफ्स पाएंगे, वो हम लाइन से डिस्कस करते हैं। अभी हम सिर्फ क्या चीज अच्छा इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करें, टास्क रिस्पांस किया, टास्क और ऐसे प्लानिंग कैसे करनी है। अभी हमारा टॉपिक क्या है, अगर हमने ऐसे को प्लान किस तरह से करना है। अब इस ऐसे को देखो, सही है। सबसे पहले मुझे सही। यहाँ पे ना, अच्छा सॉरी, वन मोर थिंग, अब मैं आप सबको यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है ना वो आपकी अटेंशन चाहता हूँ। तारिक, आपका साउंड इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने अपने माइक को कनेक्ट नहीं किया हुआ है प्रॉपर्ली। यस, तो यहाँ पे इस ऐसे को जरा गौर से देखो, और कोई मुझे बताएगा कि इस ऐसे के अंदर कितने टास्क रिस्पॉन्स हैं। एग्जामिनर ने इस ऐसे के अंदर आपसे कितना सवाल पूछा? यस सना, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू चैट, यू कैन आल्सो स्पीक। आप बोल भी सकते हो, क्योंकि अगर मुझे बार बार चैट खोलना पड़ेगा तो फिर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी मेरे से। सही है, तो यू कैन आल्सो स्पीक। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट यू शुड नॉट स्पीक, यू कैन स्पीक एज वेल, नो प्रॉब्लम। ऑल आई एम सेइंग इज, जब आप बात नहीं कर रहे हो तो अपने माइक को म्यूट कर देना, जब आप बात करने लग जाओ वापस तो माइक को अनम्यूट कर देना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ओके। यू कैन स्पीक एनी टाइम। हाँ, तो इसके अंदर अगर आप देखो तो सना ने सही बोला, इसके अंदर दो क्वेश्चंस लिखे हैं। इस टॉपिक को पढ़ते हैं। A car ownership has increased so rapidly over the past 30 years that many cities in the world are now a big traffic jam. How true do you think this statement is? What measures can government can take to discourage people from using their cars? इसके अंदर सबसे पहले दो बात कर रहा है। सबसे पहला टास्क रिस्पॉन्स है कि आपसे क्या पूछा, इसमें एग्जामिनर ने आपसे दो सवाल किए। इनमें से कोई एक भी सवाल अगर आपने टॉपिक के अंदर मिस कर दिया या मेंशन प्रॉपर नहीं किया, ठीक से इसको एंटरटेन नहीं किया, तो आपके टास्क रिस्पॉन्स के जो 25% का जो वेट एवरेज है ना वो खराब हो जाएगा। तो दोनों ही क्वेश्चंस को अपने प्रॉपर एड्रेस करना है। सबसे पहली बात क्या पूछा है कि भाई जितना आपने देखा कि जो मुल्क में शहरों के अंदर गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, उससे क्या हो गया कि भाई बहुत एक हमारा पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एक ट्रैफिक का मसला आ गया। सही, तो वही क्या पूछ रहा है कि हाउ ट्रू डू यू थिंक दिस स्टेटमेंट इज? क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि वाकई पूरे शहरों में जिस तरह गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, लोग गाड़ियां बहुत खरीदना बहुत आसान हो गया, गाड़ियों की ओनरशिप बहुत आसान हो गई, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हो? क्या आप इस स्टेटमेंट को सही समझते हो, गलत समझते हो? तो पहले आपने पहली वाली बात को जस्टिफाई करना है कि आप इस बात को सही समझते हो या गलत समझते हो। सही समझोगे तो जस्टिफाई करोगे, हाँ भाई मैं सही समझता हूँ, और फिर बताओगे, और गलत समझते होगे तो फिर जस्टिफाई करोगे। यहाँ पे करने के बाद फिर सेकंड पैराग्राफ पे आओगे। सेकंड पैराग्राफ के अंदर क्या बोल रहे हैं, वो आपसे पूछा है कि व्हाट मेजर्स का मतलब है एक्शंस, स्टेप्स कैन गवर्नमेंट टेक टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम यूजिंग देयर कार। और गवर्नमेंट ऐसा क्या स्टेप्स ले सकती है, ऐसे क्या डिसीजंस कर सकती है जिससे लोग जो है गाड़ियां इस्तेमाल कम करें और शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियों को रोड पे इतना लेके नहीं है और ट्रैफिक जाम इतना नहीं होगा। तो ये दो चीजें आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे दो टास्क रिस्पॉन्स है। टास्क रिस्पॉन्स नंबर 1, how true do you think the statement is? Task response number 2, what measures can government can take to discourage people from using car? आपने दोनों ही को प्रॉपर अगर एड्रेस नहीं किया तो आपके नंबर कटेंगे। इनको एड्रेस करना कैसे वो हम डिस्कस करेंगे 1 मिनट के अंदर बाद में। अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम इस ऐसे की प्लानिंग कैसे करेंगे। ये एक ऐसे आपके सामने है, तो हाउ कैन वी प्लान दिस ऐसे, इस ऐसे को हम एक अच्छी तरीके से प्लानिंग करेंगे कैसे? बाय द वे प्लानिंग रफ वर्क में होती है, प्लानिंग के कोई नंबर नहीं है, ये आपके अपने फायदे के लिए। तो इस ऐसे को आप प्लान करोगे कैसे, इस चीज को डिस्कस करते हैं। किसी के पास कोई एडवाइस है कि इस ऐसे को हम कैसे प्लान करेंगे? अच्छा, एक काम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि ना इस ऐसे को एक मतलब अपने पास लिख लो। अगर आप अपने सेलफोन से लॉगिन हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, सेलफोन से लॉगिन नहीं है तो उसको एक मतलब अपने पास लिख लो, ओके। हाउ अबाउट आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू राइट। मैं आप 1 मिनट का टाइम लेके इसको एक मतलब लिख लो, और लिखने के बाद आप मुझे बता देना कि आपने लिख लिया। सही है? I've already taken a snapshot. That is good. सबीन, आपने लिखा ऐसे, ये लिख लिया अपने पास? सना, आपने लिखा? सर लिख रही हूँ। ओके ओके ओके। तारिक, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मैं अभी ज्वाइन किया, मैंने अभी जाके पता चला है कि ऑडियो कॉल। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब जितना क्लास है उतना सब, जब तक कि मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे को लिखो, फिर हम डिस्कस करते हैं। वासिफ, आप भी क्लियर, अपने साथ समझ लो क्लास को? जी सर।
Okay, Mubashir and Umar. Perfect. उमर आपको समझ में आ रहा है? Yes. आप सबने ऐसे लिख लिया, आगे चलें? एक सेकंड सर. Okay, take your time, no problem. And today we are going to have a little bit longer class. क्योंकि आज हम बहुत important topic की बात करें, तो हो सकता है क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए. हो गया सर. All right, that is good. अभी मैंने आप देखो एक यहाँ पे एक ड्रॉ किया, इसे कहते हैं वेब टेक्निक. वेब टेक्निक का क्या मतलब है कि भाई आप इस टेक्निक को यूज करके बहुत जल्दी क्विक टाइम के अंदर अपने एक ऐसे को प्लान कर सकते हो. रफ वर्क के अंदर आपने जल्दी से सर्कल बनाए इस तरह, और सर्कल का लिंक लाके सब जगह पॉइंट्स लिख दिए. जैसे कि वैसे के अंदर मैं पॉइंट सोच रहा हूँ कि यार गवर्नमेंट को सबसे पहले ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं. मैं बोलूंगा यार ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, तो पॉइंट नंबर 1 मैंने लिखा कि यार बिकॉज ऑफ बैंक लोन पीपल आर गेटिंग अ लॉट ऑफ कार्स. तो मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिख दिया बैंक लोन. पॉइंट नंबर 2 लिख दिया अब ट्रैफिक जैम, क्योंकि भाई बिकॉज ऑफ आई वुड से because of competition, people, because of a tough routine or tough jobs, people have to travel, people have to be on their office on time. तो सर मैंने पॉइंट 2 लिख दिया. पॉइंट 3 पे मैंने बोला कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकती है अपने इस मसले को रोकने के लिए. तो मैंने बोल दिया टैक्स इम्पोजमेंट, लाइक गवर्नमेंट कैन इम्पोज some amount of tax on vehicles so people can stop using vehicle. पॉइंट नंबर 5 लिख दिया कि यार हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट फ्यूल कंजम्पशन को बढ़ा दे, लाइक फ्यूल पे टैक्स लगा दे, तो हो सकता है कि लोग जो है फिर इतना ज्यादा गाड़ियों को नहीं निकाले. पॉइंट नंबर 5 लिख दिया मैंने कि फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट या यू कैन से चीप पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो यहाँ पे मैंने पॉइंट नंबर 5 लिख दिया चीप पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो इस तरह क्या होगा कि मैंने सारे पॉइंट एक एक वर्ड में ना अपने आइडियाज को यहाँ पे इस तरह लिखना शुरू कर दिया फ्री. उसमें ना मुश्किल से 2 मिनट लगेगा इस टेक्निक पे करने में, इस तरह की प्लानिंग करने में आपको सिर्फ 2 मिनट लगेगा और अपनी इजीली सारी प्लानिंग आपके सामने होगी. ये आपका एक पूरा माइंड में बन जाएगा. आपने ऐसे को देखा, इस तरह सारी प्लानिंग देखी, फिर यहाँ पे देख भी लिया कि यार कोई ऐसा पॉइंट रिपीट तो नहीं हो रहा, या कोई यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट ऐसा तो नहीं है कि जो इररेलेवेंट है. अगर कोई पॉइंट इररेलेवेंट लगा या पॉइंट लगा तो यार ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं, तो आपने उसको पॉइंट को काट दिया और फिर इस तरह अरेंज कर लिया कि कौन सा पॉइंट कौन से पैराग्राफ में जाना चाहिए, कौन सा पॉइंट मैंने पहले लिखना, कौन सा पॉइंट बाद में लिखना, कौन सा पॉइंट उसके बाद लिखना. उसकी नंबरिंग कर दी. जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, मैंने सारे पॉइंट्स की नंबरिंग कर दी. उसके बाद फिर डायरेक्ट मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा, पहला पॉइंट उठाया उसको पहला पैराग्राफ में, दूसरा पॉइंट दूसरे पैराग्राफ में, तीसरा पॉइंट तीसरे पैराग्राफ में, या दूसरा पॉइंट दूसरी लाइन के अंदर. इस तरह करके मैं अपनी एक अच्छी प्लानिंग कर सकता हूँ. और 5 मिनट से भी कम में ना मैं एक बहुत प्रॉपर प्लानिंग में मेरा ऐसे सामने आ जाएगा. और इसकी बेस्ट चीज क्या होगी, जब मैं इस तरह अपने ऐसे को प्लान करूंगा तो फिर जब मैं लिखूंगा एट द टाइम ऑफ राइटिंग, तो मुझे सोचना नहीं होगा, फिर मुझे डायरेक्ट अपने प्लान को फॉलो करके बस इसको अप्लाई करना होगा. नंबर 1. नंबर 2 क्या होगा, मेरे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी आइडियाज होंगे, वो लॉजिकली ऑर्गेनाइज होंगे, क्योंकि मेरा सारा आइडिया जब मेरे सामने होगा तो मैं इजीली अपने पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ कि यार कौन सी बात पहले कहनी है, कौन सी बात उसके बाद कहनी है, और कौन सी बात से स्टार्ट करना है, कौन सी बात पे एंड करना है. तो ये एक बेस्ट तरीका है आपकी प्लानिंग का. रफ वर्क में कर सकते हो, जो पेपर आपको मिलेगा, जो क्वेश्चन पेपर होगा, आप उसके अंदर ये प्लानिंग कर सकते हो पेंसिल से. और ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो आप उसको बाद में मिटा भी सकते हो, और क्योंकि वहाँ पे पेन तो अलाउ है नहीं, पेंसिल अलाउ है, तो आप इजीली से पेंसिल से आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो. यहाँ तक समझ में आया?
जी सर। सबको समझ में आया? सना आपको समझ में आया? जी जी। ऑलराइट, वापस टॉपिक पे आते हैं। Okay. अब पॉइंट इज कि ये जो हम क्लास में आज डिस्कस कर रहे हैं, आपने आज के बाद आप जब भी ऐसे करोगे तो अपने इस तरह लाजमी इसकी प्लानिंग करनी है। अगर आप इस तरह प्लानिंग नहीं करोगे, देखो व्हाट आई एम टीचिंग यू, अगर आप इस पे अमल नहीं करोगे तो आप अपना एट दैट टाइम स्टक हो जाओगे, आप फंस जाओगे। तो आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। तो आज के बाद आपने अपना एक हैबिट बनाना है कि जब तक आप इस तरह की ऐसे की प्लानिंग नहीं करोगे, आपने ऐसे नहीं लिखना। पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है या पहले प्लानिंग। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं बताऊं जो कल मैंने क्लास में एक बात बताई थी। मैंने बोला कि जैसे कि मैं हूँ ना, मुझे जब तक मैं इंट्रोडक्शन नहीं लिखूँ ना, मेरे पास आइडियाज आना शुरू नहीं होते। तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं पहले ऐसे का इंट्रोडक्शन लिख लेता हूँ। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद मैं पहले फिर प्लानिंग करता हूँ और फिर बाकी ऐसे लिखना शुरू करता हूँ। बॉडी पैराग्राफ लिखने से पहले मैं पहले प्लानिंग करता हूँ, फिर मैं ऐसे को लिखना शुरू करता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो पहले प्लानिंग करते हैं, कुछ लोग होते हैं इंट्रोडक्शन लिखने के बाद प्लानिंग करते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं ऐसे को देखूँ पहले प्लानिंग करना शुरू करूँ ना, मुझे आइडियाज ही नहीं आते। मुझे सोचना, या मैं सोचता रहता हूँ क्या लिखूँ क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं पहले इंट्रोडक्शन लिख लूँ 2-3 लाइन का, उसके बाद फिर मैं सोचना शुरू करूँ, तो फिर क्योंकि वो साइकिल स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, फिर मेरे पास आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपके पास आइडियाज नहीं आ रहे ऐसे के बारे में, तो आप पहले इंट्रोडक्शन लिख सकते हो और फिर प्लानिंग पे जा सकते हो। अप टू यू, डिपेंड्स ऑन यू। सही, आगे चलते हैं। तो हमने डिस्कस किया भाई, आपका जो है वो 25% जो है वो वोकैबुलरी है, 25% आपका जो है टास्क रिस्पॉन्स है, 25% आपका कोहेजन एंड कोहेरेंस है। कोहेजन हमने डिस्कस किया कि आपका जो है वो ऐसे लॉजिकली ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, आगे हम बात करने वाले हैं कोहेरेंस के बारे में कि कोहेरेंस क्या होता है। कोहेरेंस होता है आपका सेंटेंस का आपस में कनेक्ट करना, आपके आइडियाज का आपस में कनेक्ट करना। ये कोहेरेंस कहलाता है। मतलब कि आपने एक बात लिखी, एक आइडिया लिखा, एक आइडिया के बाद जब आप दूसरे आइडिया पे जा रहे हो, दूसरे स्टेटमेंट पे जा रहे हो, दूसरे सेंटेंस पे जा रहे हो, तो पहले और दूसरे सेंटेंस को अपने आपस में ना कनेक्ट करना, उनके बीच में कोई लिंक क्रिएट करना है। जैसे कि आप लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप कर सकते हो लाइक एडिशनली या मोर ओवर, इस तरह लिख के ना, या ऑन दी अदर हैंड, फर्दरमोर, या एग्जैक्टली लिंकिंग वर्ड्स, जैसे हमें कनेक्ट कोहेसिव डिवाइसेस भी कहते हैं। आपने इन सारे वर्ड्स को लाजमी लिखना है एक आइडिया पे। जब एक आइडिया के बाद जब भी आप दूसरे आइडिया पे जाओगे, अगर वो आइडिया सेम है तो आपने इसी तरह एडिशनली, फर्दरमोर लिखना है। और आइडिया अपोजिट हुआ तो हाउएवर, बट, ऑन द अदर हैंड, इस तरह लिख के एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जंप करोगे तो फौरन आपने लिंकिंग वर्ड्स लगा के दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करनी है। ये इसके भी 25 इसके भी नंबर होते हैं। ये कहलाता है कोहेजन एंड कोहेरेंस। अगर आपने इसको अचीव कर लिया तो समझ लो कि आपका ऐसे यहाँ तक तो सही जा रहा है। अगर आप यहाँ तक आ जाओ तो समझ लो आपका 75% ऐसे तो अच्छा हो गया। कंफ्यूजन नहीं सर। परफेक्ट। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि भाई आखिरी जो 25% ऐसे वो किस चीज पे डिपेंड करता है, कोई बताएगा? कंक्लूजन। नो वे, नो। कोई और? इसके अंदर क्या चीज मिसिंग है? इसके अंदर क्या चीज मिसिंग है? एग्जाम्पल्स? नहीं, कोई एक चीज है जो इसके अंदर मिसिंग है। पता है क्या चीज मिसिंग है? मैं यहीं पे राइटिंग। ओके, अब हम तुक्का मारने से रुकते हैं और बात करते हैं ग्रामर की। 25% आपका जो ऐसे है, लास्ट 25% वो डिपेंड करता है ग्रामर पे, ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी। ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी का क्या मतलब है? ओके सॉरी, ग्रामर की स्पेलिंग गलत हो गई। I think there's something wrong with my keyboard. खैर, तो ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी, आखिरी का जो 25% आपका जो ऐसे का वेट एवरेज है वो आपकी ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी पे। मतलब जो आपका एग्जामिनर है वो इन सब चीजों को, इन सब एलिमेंट्स को आपके ऐसे के अंदर चेक कर रहा होगा। वो आपके ऐसे के अंदर चेक करेगा कि आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, आपके चॉइसेस ऑफ वर्ड्स कितने अच्छे हैं, आपका सेंटेंस कितना अच्छा है। वो चेक करेगा कि भाई आपने जो एग्जैक्ट आंसर दिया टॉपिक का या ऑफ द टॉपिक चलेगा। मतलब बात कोई और बोली थी, कोई और बात आपने लिख दी। जाना था आपने हैदराबाद, चले गए आप लाहौर, ऐसा तो नहीं करा आपने।
टॉपिक से आगे तो नहीं चलेगा, ऑफ द टॉपिक तो नहीं चलेगा, आप कहीं उल्टा पुल्टा तो नहीं जा रहे। मतलब इसके एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे देखा था अपने स्टूडेंट का, उसने बात की फेसबुक के बारे में, और फेसबुक से उसने लिखा भाई फेसबुक इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, और फिर आगे इसने लिखा कि उसने टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इफ वी डू नॉट वैल्यू टाइम देन वी विल नॉट हैव अ सक्सेसफुल करियर। तो उसने यहाँ स्टार्ट किया फेसबुक से और बाद में शिफ्ट हो गया टाइम पे, तो ये कहलाता है इररिलेवेंट सेंटेंस। तो यहाँ पे इस तरह करोगे तो ऑफ द टॉपिक चले जाओगे, टास्क रिस्पांस आपका खराब हो जाएगा। तो एग्जामिनर चेक करता है कि आपने टू द पॉइंट सारी बात कर रहे हो, ऑफ द टॉपिक तो नहीं जा रहे, और जो सवाल पूछा गया है आपने सवाल का कंप्लीट आंसर दिया, सवाल को जस्टिफाई किया अपने आंसर के अंदर, अपने आर्ग्यूमेंट्स को अपने क्वेश्चन के अंदर अपने आंसर्स के अंदर जस्टिफाई किया या नहीं किया। टास्क रिस्पांस ये कहलाता है। फिर आखिरी का जो 25% जो 75 मिला के हो जाएगा वो है कोहेजन एंड कोहेरेंस, मतलब कि आपका पैराग्राफ कितना अच्छा लॉजिकली ऑर्गेनाइज है, एक आइडिया से दूसरे आइडिया में आपने प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज किया, मतलब जो बात पहले की नहीं थी वो बात आखिरी में तो नहीं की हुई, जो बात आखिरी में कही थी वो बात मिडिल में तो नहीं की हुई, इसके नंबर। और फिर आखिरी में किसके नंबर कि भाई आपके सेंटेंस आपस में कनेक्ट है या नहीं है, मतलब आपने सेंटेंस में बीच में कनेक्शन लगाया, मोर ओवर, एडिशनली, हाउ एवर, ऑन द अदर हैंड करके, बट ऑल्सो करके सेंटेंस को आइडियाज को आपस में एक दूसरे से लिंक क्रिएट किया या नहीं किया, इसके नंबर। और आखिरी नंबर किसके हैं? ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी। ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी का मतलब क्या है? एग्जामिनर चेक कर रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका पूरा का पूरा जो ऐसे है वो सिर्फ सिंपल सेंटेंस पे आया हुआ है। अगर आपने सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस लिखे हुए तो आपके नंबर कटेंगे। आपने सिंपल सेंटेंस भी लिखना है, आपने कंपाउंड सेंटेंस भी लिखना है, आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी लिखना है, आपने कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी लिखना है। इसी तरह आपने कहीं एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करना है और कहीं पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना है। अब साथ साथ जो है वो कंडीशनल सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस, ये आपका जो ना आपकी ग्रामर रेंज को बढ़ा देगा। एक तो ये हो गया, एक तो ये कहलाता है सेंटेंस स्ट्रक्चर कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है। तो इन सबों को आपने इन सबों को यूज करना है। अच्छा, क्लास के अंदर हम इन सबों को यूज करेंगे, मैं वन बाय वन हम आपको बताऊंगा कि ये होते क्या है, हम इसको यूज कैसे करते हैं, हम इसकी प्रॉपर क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। सही है। एक आखिरी चीज वो क्या है? टेंसेस।